जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसको पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई है। 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें से एक को हटा दिया गया है और 7 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है इसमें, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यह नहीं है कि जो व्यक्ति मतलब पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको जानना है, यह आवश्यक नहीं है। हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो भारतीय है, ताकि उनके बारे में जानना चाहिए ना कि उनका क्या क्या स्वतंत्रताएं उनको दी गई है और उस हिसाब से वो अपना कार्य करें। लेकिन यह तो जानते नहीं है और कभी भी आग में घी में आग डालने का कार्य करते हैं, लेकिन जानेंगे तो नहीं न डालने का कार्य करेंगे। तो चलिए इस पर हम जानते हैं। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए इनको हम संविधान का रीढ़ कहते हैं। संविधान का रीढ़। आर्टिकल 19 को, अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो 19 के 1 में दिया गया है, 19 के 1 में कहिए, या कभी कभी ए भी रहता है ऑप्शन में, 19 के ए तो अभी मार सकते हैं, 19 के क वो भी मार सकते हैं, लेकिन ए भी है, ए भी रहता है, ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा मॉल, आरटीआई, पुतला, प्रेस और मीडिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आपको अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता दी गई है तो आपको पूरा आजादी जिंदगी जीने का है, लेकिन आपको अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है कि मतलब आपका अभिव्यक्ति है कोई भी कार्य करने का, जिसमें संविधान के अनुसार अधिकार दिया गया। लेकिन अगर आपके स्वतंत्रता से किसी को हानि होता है, मतलब कि आपके मौलिक अधिकार से अगर दूसरे व्यक्ति का अधिकार टकराहट होता है, तो आपका अधिकार सीमित कर लिया जाएगा, आपको पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोचा एग्जाम में पूछा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 19 के 1 में। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मान लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, अगर आप किसी के बेडरूम में चले जाते हैं और उसको करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो यह आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसमें आपको निजता का उल्लंघन करते हैं, निजता का अधिकार का उल्लंघन करते हैं, और आपको निजता का अधिकार का उल्लंघन के तहत आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, लेकिन मतलब कि सीमित, कुछ कहीं सीमित भी किया गया है। आप हमेशा पूरा आज़ादी से नहीं, कहीं नहीं जा सकते, वहाँ पर रोका गया है। कहीं निजता का अधिकार लागू हो जाता है तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो आपको वहाँ पर रोक लिया जाता है। निजता का अधिकार, आप किसी के घर में घुस जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी निजता का अधिकार जोड़ा गया, हालांकि उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा तो आपका अभिव्यक्ति का अधिकार वहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोनों का अलग अलग कार्य है। आपका भी अभिव्यक्ति सही है, लेकिन आप आगे निजता का अधिकार के आगे में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सामने में। तो मौन धारण करने का, कोई भी वहाँ पुरुष को शहादत होती है तो आप मौन धारण करने का आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। आरटीआई की स्वतंत्रता दिया गया है और पुतला फूकने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, पुतला फूकने की, ज्यादातर देखते हैं कि कोई भी छोटा मोटा मैटर होता है तो चाहे ज्यादातर लोग तो विपक्षी पार्टी के नेता ही फुकवाते हैं। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है, खराब कार्य करती है, जो भी कार्य करती है, तो विपक्षी उस पर मुद्दा उठा देते हैं कि यह कार्य सही नहीं है, और वहां पर पुतला फूकने के, सड़क पर पुतला फूक के जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो वापस लो, तो इस प्रकार से पुतला फूकने का कार्य किया जाता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 ही में दिया गया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया प्रेस हो गया, तो जानवे करते मीडिया और अभी वर्तमान में कैसा हो गया। अब अगला है सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 2 में दिया गया है कि आप भारत के कोई भी कोना में सभा कर सकते हैं। सभा करके 10 आदमी को एकत्रित करके सभा करके अपने और, मतलब कि जैसे कि राजनीतिक मुद्दा पर ज्यादातर सभा किया जाता है, तो आप सभा करने के, आपको कहीं भी सभा, मतलब भारत में सभा करने के लिए आपको पूरी आज़ादी दी गई, स्वतंत्रताएं दी गई कि भारत के आप किसी भी कोना में सभा कर सकते हैं। हालांकि ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया है। 370 का हटने के बाद, 370 नहीं हटा है, 370 के कुछ प्रावधान हटने के कारण उसमें भी आप सभा कर सकते हैं। सभा करने के साथ साथ आप संगठन भी बना सकते हैं। कोई अपना 10 आदमी को मिलाकर एक संगठन बना सकते हैं और वहाँ पर सामाजिक मुद्दे पर बना सकते हैं। जैसे कि भारतीय दुर्गा पूजा समिति बनता है तो संगठन ही एक तरह से, ऐसे अनेकों प्रकार के संगठन देखने को मिलेगा। जैसे कि पूजा के दृष्टिकोण से बनाया गया, चाहे कोई भी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई मुद्दा पर विकास करना है तो उसमें संगठन बना के थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करके उसमें संगठन बनाया जाता है और सहयोग किया जाता है। संगठन या राजनीतिक दल इसी के अंतर्गत है संगठन। तो ठीक है, अब भारत की किस
देखिए पहले जाइएगा सभा कर सकते हैं, पहले बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का मतलब आपको बोलने का अधिकार है, ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आप बोलने का आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन याद रहे आप ऐसा बात नहीं बोल सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसा बात नहीं बोल सकते जो भारतीय संविधान का उल्लंघन हो, साथ ही मतलब कि विदेश नीति या दूसरे देश को हानि ना हो या किसी दूसरे व्यक्ति को भी दुख ना हो, ऐसा। तो पहले बोलने की आज़ादी दिया गया है। दूसरा में सभा करने का, अगर बोल सकते हैं तो सभा भी कहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें दिया गया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले में बोलने का अधिकार, दूसरा में सभा करने का अधिकार, तीसरा में संगठन, जब बोल सकते हैं तो सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं तो संगठन भी बना सकते हैं। और सभा कीजिएगा तो भ्रमण करके किसी भारत के किसी भी कोना में बना सकते हैं। तो भ्रमण करके मान लीजिए अभी इस राज्य में बना रहे हैं, कभी दूसरे राज्य में जाकर सभा कर सकते हैं, तो वहाँ पर भारत के किसी कोना में, कहने का मतलब भारत के किसी भी कोना में आपको घूमने का पूर्ण अधिकार दिया गया, स्वतंत्रताएं दी गई है, भ्रमण कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोना में भ्रमण कर सकते हैं। जब आप घूमने जाइएगा, अगर कोई भी जगह आपको पसंद हो गया तो वहाँ पर आपको बसने का भी अधिकार दिया गया है। 5 में आप घूमने गए, अगर गोवा घूमने गए, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगा तो वहाँ पर आप बस सकते हैं, आपको रोक छोक नहीं है। भारत 19 के 5 के तहत आप वहाँ पर बस सकते हैं आसानी से। आर्टिकल 6 में था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 6 में संपत्ति का रखने का अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार में के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है और 300 के कम इसको उठा करके रख दिया। ये हो गया आप कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार। आप जब घूमने जाइएगा तो बसिएगा कहीं, अगर कहीं भी आप जाते हैं विदेश, मतलब किसी दूसरे राज्य में, तो वहाँ पर बस सकते हैं। तो वहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ व्यवसाय आपको करना पड़ेगा ना, तो अंतिम में व्यवसाय करने का भी आपको वहाँ स्वतंत्रताएं दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुतला, उसी में है पुतला फूकने, मौन धारण करने की स्वतंत्रता, RTI की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, दूसरा में है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा में हो गया भ्रमण करने की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता, 5वां में बसने की स्वतंत्रता, 6ठा में संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन केशवानंद मुकदमा के द्वारा उसी में संशोधन करके 44 से 1978 के द्वारा इसको कानूनी मान्यता प्रदान किया और कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के कम में रखा गया, ठीक है। 7वां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जहाँ भी रहिएगा व्यवसाय कर सकते हैं, वही व्यवसाय कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 19 कंप्लीट हो गया। इसलिए भारतीय संविधान में संविधान का रीढ़ किसको कहा जाता है, तो आर्टिकल 19 को कहा जाता है। इसमें अनेकों प्रकार की स्वतंत्रता यानी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन इसमें 44वें संशोधन करने के बाद इसमें अभी भी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें मौजूद है, जो हालांकि इसको भी हटाना भी एक जरूरी भी था, नहीं हटता तो पहले जो अंग्रेज के द्वारा उस समय भी तो बहुत लोगों के पास बहुत बड़े बड़े जमीन थे, बहुत बड़े बड़े खेत थे, इससे बहुत लोगों को दिक्कत भी होता था, सरकार को भी ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए हटा दिया गया। चलिए ठीक है। कोई भी तुरंत पहुंच जाता था, किसी के पास 10 बीघा था तो उसको सरकार अगर वहाँ पर एयरपोर्ट बना रही तो वहाँ पर कहती है कि मेरा मौलिक अधिकार है, हम इसको नहीं देंगे, तो इसको इसी मुद्दा पर जाकर कोर्ट में केस हुआ था। इसके बाद इसको संशोधन करके हटा ही दिया गया। तो चलिए आर्टिकल 20 में आते हैं। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, एक गलती की एक सजा। अगर आप एक गलती करते हैं, अगर आप किसकी मतलब मान लीजिए कि आप किसी को मर्डर नहीं करते हैं, अगर मर्डर केस में आपको फंसा दिया जाता है और आपको 5 वर्ष का जेल हो जाता है, ठीक है। अगर आप पुनः बाहर आते हैं, ठीक है, अगर मर्डर केस में आपका नाम रख दिया, आपको 5 वर्ष की सजा हो जाती है, लेकिन वह मरा नहीं है। समझिए एक बात, अगर वह मरा नहीं है और पुनः अब अगर बाहर आते हैं, सजा काट लिए हैं लेकिन वो जिंदे है, कहीं विदेश घूमने चले गया था, अगर सजा काट लिए लेकिन वो मरा नहीं है, अगर 5 साल के बाद आप पुनः बाहर आते हैं, अगर वो व्यक्ति आपको नजर आता है तो आप उसको पुनः मार दीजिएगा, तो आपका, क्योंकि आपको फिर दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कारण यह है कि आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। कारण यह है कि आप उसकी के जुर्म में सजा पहले काट चुके हैं, लेकिन वह अभी जिंदा है। कोई भी गलती किए ही नहीं है और उसके बदले में आपको पहले ही सजा मिल गया है, अगर सजा काटने के बाद अगर उसी गलती को आप पुनः करते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सजा काट चुके हैं। तो इसीलिए एक गलती की एक सजा कहा जाता है। अगर एक गलती करते तो आपको एक ही सजा मिलेगा, पहले हो या बाद में। दूसरा, गवाही। न्यायालय में यानी कोर्ट में, न्यायालय में आपको खुद के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध
गवाही देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। अगर आप खुद हैं, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो आपको स्वयं न्यायालय में गवाही देने के लिए, मतलब अपने आप के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रेरित नहीं किया जाएगा। तीसरा है सजा अपराध के समय के आधार पर होगा। यह तीसरा क्या है, सजा अपराध के समय के आधार पर होगा। समझिए बात को, क्या है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, ठीक है, गिरफ्तार होता है, कोई व्यक्ति को गिरफ्तारी की होती है और वह मान लीजिए कि 2000 ईस्वी में गिरफ्तारी होती है किसी व्यक्ति को एक मर्डर केस में, ठीक है, मर्डर केस में। और उस समय मर्डर केस में अगर गिरफ्तारी होती है 2000 ईस्वी में, उस समय मर्डर केस के लिए भारतीय कानून में 5 वर्ष की सजा थी। ठीक है, 5 वर्ष की सजा थी। अगर केस होती है 2000 में तो 5 वर्ष की सजा थी। ठीक है, 2000 में इसको गिरफ्तारी भी हुई, 2000 में 5 वर्ष की सजा थी उस समय। अगर हुआ क्या कि 2010 में इस मर्डर के फैसला आया 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका फैसला सुनाया जाता है। और उस समय होता क्या है, उस समय 2000 में 5 वर्ष था मर्डर केस का, अपराध का सजा 5 वर्ष था 2000 में। और 2010 में जब इसका फैसला आने से पहले इसका हो जाता है 15 वर्ष सजा, मर्डर केस का ही 15 वर्ष सजा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तो 2000 ईस्वी में जो सजा था 5 वर्ष, उसी आधार पर सजा दिया जाएगा। यानी 2000 ईस्वी में अगर इसकी गिरफ्तारी हुई है, उस समय कानून में मर्डर केस का प्रावधान था, कैदी का प्रावधान था 5 वर्ष की सजा दिया जाएगा, तो उस समय 5 वर्ष की सजा दिया जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 2010 में इस पर संशोधन करके इस कानून को थोड़ा कड़ा कर दिया गया और 15 वर्ष कर दिया गया, तो इसको 15 वर्ष की सजा नहीं होगी, इनको 5 वर्ष की सजा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप कहने का मतलब, आप गलती करते हैं जिस समय, उस समय जो कानून बना है उसी कानून के आधार पर आपको सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में उसी कानून में संशोधन करके अगर सजा बढ़ा दिया जाता है तो बाद में जो बना कानून उस पर लागू नहीं होगा। पहले केस जिस समय गिरफ्तारी हुई है, जिस समय वो कानून लागू था, उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। चाहे फैसला 10 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, यह मायने नहीं रखता। ठीक है, समझ करता हूँ तीसरा का भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 21 में आते हैं। 20 तो आपका समाप्त हो गया, अब इसके बाद हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात बनाएंगे। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण, आपको मरने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार है, आपको मरने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 में कहा गया कि आपको मरने का अधिकार नहीं है और सिर्फ जीने का अधिकार है। इसी में बहुत सारी बात बताएंगे हैं। एकांतवाद, यानी एकांतवाद का अधिकार दिया गया है, विदेश भ्रमण का अधिकार दिया गया है। इसमें 2017 के आसपास में निजता का अधिकार जोड़ा गया है कि आपका निजी मुद्दा है, मतलब कि गोपनीयता है, आपका जो व्यक्तिगत जानकारी है आप किसी के साथ उजागर नहीं कर सकते, आपको इस पर जबरदस्ती बनाया भी नहीं जाएगा, ये आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की रक्षा कैसे करें, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता है लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब आप जी सकते हैं, मर नहीं सकते। इसीलिए होता क्या है, पर्यावरण से जो धुआं निकलती है, पर्यावरण के प्रदूषण से जो धुआं निकलती है और लोगों को क्षति होता है, तो इसी पर रोक लगाया जाता है और उसको चालान काटा जाता है। अगर किसी भी गाड़ी से, किसी भी वाहन से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद किसी व्यक्ति को उस धुआं से परेशानी है, और परेशानी होता ही है। हालांकि अगर गाड़ी जाती है, वाहन जाती है सड़क पर और धुआं जैसे कि सिलेंसर से धुआं निकलता है, तो अन्य लोगों को धुआं से परेशानी होता है और बीमारी उत्पन्न होता है। तो इसीलिए पुलिस इसीलिए चालान काटती है गाड़ी वाला को, इसीलिए चालान काटती है, क्योंकि कहते हैं कि निजता का, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो मरने का अधिकार नहीं है, सिर्फ जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो इस धुआं से उस व्यक्ति को परेशानी होगा तो वो मरेगा ही। इसमें अन्य व्यक्ति को इस सबको चालान काट करके इसको बचाने का प्रयास करता है। हालांकि हेलमेट का प्रयोग आर्टिकल 19 में ही हेलमेट प्रयोग का भी जिक्र किया गया है, उस आधार पर एग्जाम्पल में आता है। हेलमेट का प्रयोग के आधार पर पुलिस चालान क्यों काटती है? चालान काटने के पीछे कारण है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर जीने का अधिकार है तो आपको सरकार मरने भी नहीं देगी कभी भी बिना कारण बताए। मरने के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश लेना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा परिस्थिति में कि एकदम शरीर से व्यायाम हो गया है, जिसका चल फिर नहीं सकता है, बहुत दिनों से कोमा में पड़ा हुआ है, इस कंडीशन में आवेदन देना पड़ता है और सरकार कोर्ट जब तक उस पर मोहर दस्तखत नहीं करके भेज सकती तब तक उस मर भी नहीं सकता है। तो पुलिस
हेलमेट के लिए इसलिए चालान करता है कि अब अगर एक्सीडेंट होता है तो वो सिर्फ मर जाएगा, एक्सीडेंट से खतरा होगा, माथा में चोट लगेगा, मर जाएगा। तो इसलिए उसको हेलमेट प्रयोग के लिए ही चालान जबरदस्ती काटा जाता है कि ताकि वो हेलमेट पहने, क्योंकि आपको संविधान में सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार, मरने का अधिकार है नहीं। तो आपको हेलमेट पहना के इसलिए चलना है कि आपको मरने का अधिकार है ही नहीं, तो आप मर ही भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई कोई व्यक्ति जैसे कि गाँव घर में होता है कि फांसी उसी लगा के मर जाता है, या पॉइजन खा के या जहर खा के मर जाता है, तो उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार है। तो मर नहीं सकता, मरता है तो क्यों मरता है, कारण होना चाहिए। कारण भी होता है तो उसको इसीलिए गिरफ्तार, अगर मरने के बाद भी, मरने का प्रयास करने के बाद वो बच जाता है, फिर भी उसको पुलिस अगर जान जाती है तो उसको पुनः गिरफ्तार करेगा, पूछेगी कारण क्यों तुम मरना चाहता था। इस प्रकार से आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आर्टिकल 20 और 21 संविधान के सबसे शक्तिशाली आर्टिकल है और इस मौलिक अधिकार के सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसको आपातकाल और संसद के द्वारा भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपातकाल भी लागू है देश में तो इसको समाप्त संसद के द्वारा चाहे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, कभी भी इसको समाप्त नहीं किया जाता। इसलिए सबसे शक्तिशाली आर्टिकल 20 और 21 है। ठीक है, 20-21 के क में एक और बात जोड़ा गया था, हालांकि इसको 2000 ईस्वी में जोड़ा गया, 2002 ईस्वी में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। पहले निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसी में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा मतलब कि क्लास 1 से लेकर 8 तक सभी बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें संशोधन करके स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर आपको निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आप नहीं मिलता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत इसमें जोड़ा गया। व्यभिचार का अधिकार, निजता का अधिकार इसी में जुड़ गया। व्यभिचार का अधिकार अब इसी में आ गया है। 497 का होता था क्या व्यभिचार का मतलब है, पहले क्या होता था, अगर एक स्त्री दूसरे स्त्री के संपर्क में आता है और संबंध बनाता है, जिसके बाद पुलिस केस होता था पहले, तो हमेशा महिला बच जाती थी और पुरुष को सजा हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट किया क्या, अगर दोनों आदमी अपना मर्जी से है संपर्क में, तो इसमें 497 को हटा ही दिया गया और दोनों में से किसी को केस नहीं हो सकता, लेकिन उस दोनों का मंजूरी होना चाहिए, उसका लिखित भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास।